Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NT UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is specially run by the professional expert. If you have any query or want to know any information regarding the study material and live classes, so you can contact us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are providing the previous year question bank, practice set question bank and quick revision notes. If you want any kind of material regarding this, so you can also write us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Now today we will discuss about the textile terminology, that is the part 4. हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे टर्म्स होते हैं टेक्सटाइल में जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इवन ऐसा लगता है कि हमने कभी उसे सुना नहीं है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर द मोस्ट पार्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। सो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, दैट इज़ द ईज़ ऑफ केयर। ईज़ ऑफ केयर क्या होता है? ए टर्म यूज टू कैरेक्टराइज फैब्रिक दैट कैन बी रीस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल अपीयरेंस आफ्टर लॉन्ड्रिंग विद इन अ मिनिमम आयरनिंग। ईज़ ऑफ केयर का मतलब ये होता है कि कोई भी फैब्रिक जिसकी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस जब होती है, मींस जैसे वो धुला जाता है या कुछ भी उसको क्लियर, उसके जो भी डर्ट उसमें क्लियर करने के लिए, उसके बाद उसको आयरन करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा मतलब रिटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहीं ना कहीं हम ईज़ ऑफ केयर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपका कोई पीस ऑफ क्लॉथ है, एक छोटा सा आपका हैंकी है, रुमाल है, कुछ भी है, वो गंदा हो गया है और फिर उसके बाद मतलब मे बी थोड़ा सिकुड़ सा गया हो, थोड़ी सी उस पर रिंकल्स आ गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो, तो आप उसको धुल के फिर हल्का सा आयरन करके दोबारा उसको प्रॉपर उसी के मतलब शेप में ले आना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ईज़ ऑफ केयर। एंड ईज़ ऑफ केयर फैब्रिक जनरली रिंकल्स ओनली स्लाइटली अपॉन लॉन्ड्रिंग। तो बेसिकली जो ईज़ ऑफ केयर होता है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि रिंकल्स मतलब बहुत थोड़े से होते हैं उसके अपॉन, जिस पे हम मतलब थोड़ा सा आयरन करके उसको सही कर देते हैं। नाउ सेकेंड टर्म, दैट इज़ द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ स्ट्रेन्ड मटेरियल टू रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज and shape immediately after removal of the stress that causes deformation. Suppose that same as it is, जैसे मैंने previous example में समझाया था, elasticity मतलब खिंचाव कितना है उस कपड़े में। कई ऐसे अपने क्लोथ्स होते हैं जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में वेयर करते हैं या कई ऐसे पर्पस से यूज़ करते हैं जिसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप जो भी ऐसा कपड़ा है या जो भी चीज़ें, उसको आप सपोज दैट कि एक छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ है, उसको हमने काफ़ी उसमें स्ट्रेच किया प्रेशर के साथ, लेकिन वो दोबारा अपने शेप में आ जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी कहते हैं। नाउ थर्ड वन इज दैट इज़ द इलोंगेशन। क्या होता है? द डिफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन लोड कॉज्ड बाय द टेंसाइल फोर्स। अब इसमें क्या किस चीज़ की बात करें? दैट इज़ द टेंसाइल फोर्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तन्य शक्ति। इट इज़ लाइक एनी मटेरियल विच इज़ मतलब जिसको हम बहुत अच्छे से फोर्स करते हैं दोनों साइड से अनटिल एंड अनलेस वो ब्रेक नहीं होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ टेंसाइल फोर्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए टेंसाइल फोर्स ये होता है कि मतलब जब तक उसके टूटने का वो नहीं होता है तब तक जो एक प्रेशर लगता है, उसको खींचने का जो प्रेशर होता है उसको हम कहीं ना कहीं टेंसाइल फोर्स कहते हैं। तो इलोंगेशन इज़ दैट द डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड कॉज्ड बाय द टेंसाइल फोर्स। तो मतलब बेसिकली किसी कपड़े को खींचना और उसकी वजह से जो उसमें डिफॉर्मेशन होती है, दैट इज़ मतलब लाइक इलोंगेशन। इलोंगेशन मेजर्ड इन, मतलब अगर हम किसी चीज़ को प्रेशर से खींच रहे हैं तो वो कितने मतलब दूर तक खींची जा सकती है, कितने उसमें जा सकती है, उसकी इलोंगेशन प्रॉपर्टी कितनी है, तो बेसिकली हम इसके बारे में बात करते हैं। नाउ यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि खींचना होगा तो इसको हम लेंथ में मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ सेंटीमीटर या इंचेस। दूसरा क्या है? calculated as a percentage of original specimen length. Elongation may be measured as the specified load or breaking load. तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उसका ब्रेकिंग लोड क्या है या उसका स्पेसिफाइड लोड क्या है, मतलब वो पर्टिकुलर किस पॉइंट पे जाके ब्रेक हो रहा है या वो स्पेसिफाइड लोड कितना ले पा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कैलकुलेट एज अ सेकेंड टाइप। नाउ थर्ड वन, दैट इज़ द फेले। फेले क्या होता है? दैट इज़ अ सॉफ्ट स्लाइटली ग्लॉसी वुमेन, दिस इज़ अ वेरी क्लियर, ग्लॉसी वुमेन फैब्रिक मेड ऑफ सिल्क, रेयन, कॉटन, वूल और मैन मेड फाइबर और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फाइबर एंड हैविंग ए लाइट फ्लैट क्रॉस ग्रेन रिप और
कोड मेड बाय यूजिंग अ हेवियर yarns इन द फिलिंग देन इन द रैप। तो बेसिकली जो फैले होता है इन अ वेरी सिंपल टर्म, इसको आप कैसे समझेंगे, दैट इज़ द स्लाइटली ग्लॉसी वुमन फैब्रिक, जो कि किससे बना होता है बेसिकली, या तो ये सिल्क, रेयॉन, कॉटन, वुल या मैनमेड फाइबर, या इनके जो मैनमेड फाइबर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से, इन सब से जो एक ग्लॉसी और वुवन फैब्रिक तैयार होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं फैले कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ द फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, इट इज़ अ वेरी नोन वर्ड, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रीवियस ईयर में। सो ऊपर वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी के पार्ट से नहीं, आगे और भी टेक्सटाइल के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिलामेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ए फाइबर एंड आइडेंटिफाइड और एक्सट्रीम लेंथ सच एज फाउंड एज नेचुरल इन सिल्क। तो फिलामेंट जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जैसे कि आइडेंटिफाइड और एक्सट्रीम लेंथ, मतलब जिसकी लेंथ काफ़ी होती है, जैसे कि स्पेशली नेचुरली इन सिल्क, सिल्क में होता है। मैन मेड फाइबर्स आर एक्सट्रूडेड इनटू फिलामेंट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू फिलामेंट यार्न, स्टेपल और टो। अगर हम मैन मेड फाइबर की बात करेंगे तो बेसिकली वो किस किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज, चूँकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट की बात कर रहे थे, तो ये किस में मिल रहा था हमें, नेचुरल इन सिल्क। इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। नाउ अगर हम मैनमेड फाइबर की बात करते हैं तो वो किस में हो सकता है, उसको हम फर्दर 3 चीज़ों में क्लासीफाई करके देख रहे हैं, दैट इज़ द फिलामेंट यार्न या स्टेपल यार्न या टो यार्न। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये फिलामेंट जो है वो दिखता है, जो कि इसकी मतलब जो लॉन्गिविटी होती है, लेंथ होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे फिलामेंट यार्न क्या होता है। ए यार्न कंपोज्ड ऑफ कंटिन्यूअस फिलामेंट असेंबल विद और विदाउट ट्विस्ट। अब चूंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि जैसे इसकी एक्सट्रीम लेंथ होती है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है समझने की, बस थोड़ा सा वो है कंसेप्ट। फिलामेंट यार्न जो होता है वो बेसिकली कंटिन्यूअस फिलामेंट, मतलब काफ़ी सारे जो कंटिन्यूअसली एक साथ असेंबल होते हैं, जो लंबे लंबे जो भी फिलामेंट्स निकलते हैं यार्न, फिर उनको प्रॉपर यार्न में चेंज करते हैं, उनको हम एक साथ असेंबल करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उसको अपन ट्विस्ट करके भी कर सकते हैं या बिना ट्विस्ट किए भी रख सकते हैं, तो बेसिकली उनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट यार्न। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द फिलिंग। फिलिंग क्या होती है, इन वुवन फैब्रिक द यार्न रनिंग फ्रॉम सेल्वेज टू सेल्वेज। जब हम किसी बुने हुए कपड़े की बात करते हैं तो जो यार्न होता है वो कैसे चलता है, वो सेल्वेज टू सेल्वेज, मतलब किनारे से किनारे तक एट द राइट एंगल टू द रैप। रैप जो होता है दैट इज अ रैप एंड वेफ, इट इज़ अनदर कंसेप्ट विच वी विल डिस्कस लेटर। तो जो ये हम इसकी बात कर रहे थे फिलिंग की, तो जो फिलिंग में यार्न जो होता है वो सेल्वेज टू सेल्वेज, यानी कि किनारे से किनारे तक रनिंग उसमें होता है टू द राइट एंगल टू द वैप तक, ठीक है। ईच क्रॉस वाइज लेंथ इज कॉल्ड पिक। अब चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रॉस वाइज लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पिक कहते हैं। दिस इज अ टर्म विच यू हैव टू रिमेंबर। इन द वीविंग प्रोसेस द फिलिंग यार्न इज कैरीड बाय द शटल और अदर टाइप ऑफ यार्न कैरियर। फिलिंग टू भी अगर मैं बहुत क्लियर उसमें शब्दों में समझाऊं कि सपोज दैट कोई कपड़ा है, उसमें जो फिलिंग होती है धागों की, जिससे धागे से वो बनते हैं, जो एक तैयार होता है पैटर्न, उसको हम जनरल टर्म में फिलिंग, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो फैब्रिक पहुंचते हैं, जो बुनावट होती है, उसको हम, जो भरने का वो होता है, उसको हम बोलते हैं फिलिंग। नाउ फिनिशिंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिशिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि फिनिशिंग होती क्या है, फिर उसके बाद फर्दर हम अदर टाइप्स और इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल द प्रोसेस थ्रू विच फैब्रिक इज पास्ड आफ्टर द ब्लीचिंग, डाइंग और प्रिंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ द मार्केट और यूज़। जितने भी फैब्रिक होते हैं आफ्टर ब्लीचिंग, डाइंग या प्रिंटिंग, इन सब के बाद उनकी जो भी प्रिपरेशन होती है, मतलब उनको मार्केट या सेल करने के लिए या यूज़ करने के लिए, उसके बाद की जो प्रिपरेशन होती है, लाइक अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है तो उसको कट करना, कुछ एक्स्ट्रा मतलब उस पर ऐड ऑन करना, लाइक बटन लगाना या कुछ भी लगाना, तो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज अ फिनिशेस, मतलब फिनिशिंग कि मतलब लास्ट मोमेंट पे फैब्रिक को एकदम रेडी रखना कि नाउ इट इज़ रेडी फॉर द यूज़। अब फिनिशिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, फिनिशिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली लाइक हीट सेटिंग, नैपिंग, एम्बोसिंग, प्रेसिंग, कैलेंडरिंग, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, एंड द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल विच चेंज द कैरेक्टर ऑफ द फैब्रिक। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फिनिशिंग में इंक्लूड होती है, मतलब हीट सेटिंग क्या होती है, नैपिंग क्या होती है, एम्बोसिंग। तो दीज आर द सम की पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ वेरियस टाइप्स ऑफ फिनिशेस विच आर यूज्ड फॉर द फिनिशिंग ऑफ द
फाइबर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो सो दैट कि जो ये फिनिशेज होती हैं इनको हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो प्रोसेसिंग है, जैसे हमने पहले बात करी ऊपर की कि ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग इनके लिए यूज़ होती है, बट समटाइम्स जो एक ओवरऑल प्रोसेस होता है शुरू से लेके अंत तक का, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ब्लीचिंग, डाइंग और प्रिंटिंग भी यूज़ होता है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको फिनिशिंग कह सकते हैं। Thank you so much for listening us. If you have any query, you can ask in the comment box or write on the mail ID, that is the SB Scholars Academy @gmail.com. Keep watching, keep learning. Thank you.